मैंने गिंग चिंग हान को कॉल किया और कहा, चलो बार में पीने चलते हैं। उस रात बार में उसने अपने हाथ में पकड़े ग्लास को देखा और हंसने लगी। क्या तुम्हारा मूड भी खराब है? फिर उसने पूछा, क्या हुआ? क्या सू फैमिली ने तुम्हें परेशान किया? मैंने ड्रिंक उठाई और एक बार में खत्म कर दी। फिर कहा, क्या मैंने तुम्हें पिछली बार नहीं बताया था? ऐसा कैसे हो सकता है? उसने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तो फिर तुमने मुझे यहां पीने के लिए क्यों बुलाया? मैंने उसके सर पर हल्का सा मारा और कहा, पीना है तो पियो, नहीं तो यहां से चलती बनो। उसने अपना माथा पकड़ा और हंसी। ठीक है, तुम तो गुस्से में हो। मैं एक के बाद एक ग्लास पीता गया और जल्द ही मुझे थोड़ा नशा होने लगा। मैंने अचानक उसकी तरफ देखा और कहा, चलो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। फिर मैंने आगे कहा, जिस पर भी ये बॉटल रुकेगी उसे जाकर किसी से बात करनी होगी। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें 3 ग्लास पीने पड़ेंगे। पहले राउंड में वो हार गई। उसने अपनी ड्रिंक उठाई, सीधा पास खड़े एक लड़के के पास गई और थोड़ी देर में उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर वापस आ गई। दूसरे राउंड में बॉटल मेरी तरफ रुकी। मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और थोड़ी दूर खड़े एक ग्रुप की तरफ चलने लगा। भीड़ में सू वान रू ने मुझे नोटिस किया और हल्की सी तेवर चढ़ाते हुए कहा, ये जियांग ईचन है। मैं हंसा और आलस से हाथ हिलाया। मेरी उंगली यहां वहां घूमने के बाद आखिरकार उस पर रुक गई और मैंने कहा, तुम सबसे सुंदर हो, मैं तुम्हें चुनूंगा। उसने कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप देखती रही कि मैं आगे क्या करूंगा। मैं थोड़ा और करीब गया और कहा, ब्यूटी, मेरे बारे में क्या ख्याल है? अल्कोहल की वजह से मेरी बॉडी गर्म हो रही थी और मैंने कैजुअली अपनी शर्ट के कुछ बटन खोल दिए, जिससे मैं थोड़ा केयरलेस और अनरूली लग रहा था। मैं उसके और पास झुका और उसके परफ्यूम की हल्की खुशबू मेरी नाक तक आई। उसने अचानक गुस्से में देखा, मुझे सोफा पर बैठने में हेल्प की और कोल्डली कहा, जियांग ईचन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उसी की आवाज़ सुनकर मैं बड़बड़ाया, क्या? ओह, तुम हो सू वान रू। मैंने अपना हाथ हिलाया और कहा, छोड़ो, मुझे अब ये नहीं चाहिए। मैं खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मुझे वापस नीचे दबा दिया और कहा, शांति से बैठे रहो, तुम नशे में हो। मैं हंसा और कहा, मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, तुम अभी भी मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? वो मुझे ऊपर लेकर गई और कहा, तुम बहुत ज्यादा नशे में हो, अगर ऐसे ही भटकते रहे तो कुछ हो सकता है। मैं लगभग पूरी तरह टल्ली हो चुका था और उस वक्त मैं बकवास करने लगा। सू वान रू सच में दुनिया की सबसे अनोइंग इंसान है। ये सुनकर उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम सू वान रू से इतनी नफरत क्यों करते हो? जब मैंने ये सुना तो मुझे रोना आ गया और मैंने कहा, वो मुझ पर कभी यकीन क्यों नहीं करती? वो तो दूसरों की हेल्प करती है मुझे परेशान करने में। मुझे बहुत बुरा लगता है। उसने लाचारी में ठंडी सांस भरी और कहा, वो तुम्हारी केयर करती है, उसने तुम्हें परेशान नहीं किया। मैंने गुस्से में कहा, तुम झूठ बोल रही हो। उसे अन ईचन पसंद है, इसलिए वो हमेशा उसकी साइड लेती है मेरे खिलाफ। उसने मुझे कभी ऐसे नहीं देखा, एक दुखी बच्चे की तरह। और मेरी शिकायतें सुनने के बाद उसे कुछ एहसास हुआ और उसने धीरे से कहा, फ्यूचर में वो तुम पर यकीन करेगी और वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करेगी। मैंने अपना सिर हिलाया और बड़बड़ाया, लेकिन उसे अन ईचन पसंद है, वो फिर भी उसकी हेल्प करेगी। ये कहने के बाद मैं पूरी तरह बेहोश हो गया और सो गया। उसने मेरे सोते हुए चेहरे को देखा और धीरे से कहा, मैंने कब कहा कि मुझे अन ईचन पसंद है? अगले दिन जब मैं जागा तो लेट मॉर्निंग हो चुकी थी। मेरा सिर घूम रहा था जब मैंने अपना फोन उठाया। वहां ढेरों मैसेजेस और मिस्ड कॉल्स आई, जो सब गिंग चिंग हान की तरफ से थी। मैंने उसे एक मैसेज भेजकर तसल्ली दी और फिर याद करने लगा कि कल रात क्या हुआ था। मुझे याद है कि मैं सू वान रू से मिला था और नशे में उसे बहुत छेड़ रहा था, लेकिन उसके बाद सब ब्लैंक था। मैंने अपने सिर को थोड़ा मसला, जल्दी से फ्रेश हुआ और वापस कंपनी चला गया। क्योंकि अनीचन ने बैंक्वेट की प्लानिंग बहुत अच्छी की थी और वो सू फैमिली के साथ बड़ा हुआ था, इसलिए हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। किसी ने कहा, डायरेक्टर एन, आप और सू प्रेसिडेंट तो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स होंगे। आप दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। लगता है प्रेसिडेंट सू आपको सच में पसंद करती हैं। मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि मुझे कैसा फील हो रहा था, लेकिन मैं चुपचाप अपनी सीट पर वापस आ गया। फिर भी मैं उनकी बातें सुन सकता था। और तभी अचानक किसी ने पूछा, लेकिन क्या जियांग ईचिन सू फैमिली का फियांसे नहीं है? अगर वो आखिर में सू प्रेसिडेंट को ही चुन ले तो? ये सुनकर अन ईचिन का चेहरा एक पल के लिए उतर गया। हालांकि उसने अपनी इमेज बनाए रखने के लिए तुरंत एक फेक स्माइल दी। उसने एक फेक स्माइल दी और कहा, यीचेंग वांड्रो को पसंद नहीं करता। उसने पिछली बार मुझसे ऐसा कहा था, तो आप लोग चिंता मत कीजिए। ऐसी बकवास सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और जोर से हंसकर कहा, मिस्टर एन, मेरी आपसे इतनी जान पहचान नहीं है। मैंने भला आपसे ऐसा कब कहा? एन यीचेंग ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं बीच में बोल पड़ूंगा। उसका चेहरा उतर गया, लेकिन उसने फिर भी अपना सर झुकाया और कहा, तुमने पिछली बार कहा तो था, अगर तुम्हें अब पछतावा हो रहा है तो कोई बात नहीं। आखिरकार वानरू। मैंने हंसते हुए उसकी बात काट दी। क्या?
क्या मुझे सू वानरो को पसंद करने की इजाज़त नहीं है? उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए और वो वहां ऑकवर्ड होकर खड़ा रहा, कुछ बोल नहीं पाया। तभी सू वानरो वहां आई। उसने तुरंत एक स्माइल दी और कहा, वानरो, मैंने आज रात के डिनर के लिए सब अरेंज कर दिया है, क्या तुम चलकर देखना चाहोगी? उसका चेहरा बिल्कुल काम था, लेकिन उसकी नज़रें एक पल के लिए मुझ पर पड़ी, जो थोड़ी दूर खड़ा था। मैंने उससे नज़र मिलाई, पर उसने अवॉइड किया और एन ये चेंग के साथ वेन्यू की तरफ चली गई। लगभग आधे घंटे बाद सेक्रेटरी ने पास आकर धीरे से कहा, मिस्टर जियांग, प्रेसिडेंट ने आपको अपने ऑफिस में बुलाया है। मेरा उस वक्त सू वानरो से मिलने का कोई मन नहीं था, लेकिन सेक्रेटरी के ऑकवर्ड एक्सप्रेशन देखकर मैंने एक ठंडी सांस भरी और चला गया। जब मैं अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो थोड़ी दूर खड़ी थी। उसने टेबल पर रखे गिफ्ट बॉक्स की तरफ इशारा किया और कहा, तुम आज रात मेरे साथ डिनर पर चलोगे। ये साफ था कि वो मुझे अपना पार्टनर बनने को कह रही थी। हालांकि उसका लहजा थोड़ा फर्म था, फिर भी मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। मैंने उसकी तरफ देखा और एक हल्की स्माइल के साथ कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो क्या तुम्हारा वो चाइल्डहुड स्वीटहार्ट नफुश नहीं होगा? उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा और सीधा बॉक्स उठाकर मेरे हाथों में दे दिया और कहा, ये तुम्हारी आज रात की आउटफिट है, इसे चेंज कर लो। मैंने अपने हाथ बांध लिए और मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं ना मानूं तो? उसने शांति से जवाब दिया, तो मैं तुम्हारी आधे महीने की सैलरी काट लूंगी। मैं स्पीचलेस हो गया। मैंने बॉक्स लिया और बाहर निकलने के लिए मुड़ा। मेरे पीछे वो मेरी पीठ को देख रही थी और शायद उसे भी एहसास हो रहा था कि वो आजकल थोड़ा अनरीजनेबल बिहेव कर रही है। जब मैं बड़ा सा बॉक्स लेकर ऑफिस से बाहर निकला तो एन येचेंग ने मुझे देखा और उसकी आंखों में एक ठंडक सी चमकी। उस रात मैं बॉक्स लेकर रेस्टरूम गया चेंज करने के लिए, लेकिन जब मैंने उसे खोला तो देखा कि आउटफिट को जानबूझकर खराब किया गया था। मुझे थोड़ा गुस्सा आया और मेरे पास उसे कचरे में फेंकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बाहर जाकर नई आउटफिट खरीदने ही वाला था, पर अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि रेस्टरूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक्ड था। मैंने अपना फ़ोन निकाला तो पता चला बैटरी खत्म हो चुकी है। मैंने और ज़्यादा चिढ़ते हुए बड़बड़ाया, आज मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? इस बीच सू वानरो ने काफी देर तक मेरा इंतजार किया, पर मैं नहीं दिखा। बेचैन होकर उसने मुझे कॉल किया, लेकिन मेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जैसे ही वो मुझे ढूंढने निकलने वाली थी, एन येचेंग सामने आ गया और एक प्यारी सी स्माइल से बोला, वानरो, क्या तुम किसी का वेट कर रही हो? उसने हाँ में सर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी यहाँ वहां भटक रही थीं। उसने अपनी आंखों की जलन को छिपाया और धीरे से कहा, मैंने अभी जियांग येचेंग को देखा था। उसने कहा कि वो पहले रेस्टरूम जा रहे हैं और हम उनका वेट ना करें। ये सुनकर उसने हाँ कहा और उसके साथ वेन्यू के अंदर चली गई। एंट्रेंस पर खड़े रिपोर्टर्स ने तुरंत उन पर फोकस किया। ज्यादा अटेंशन पाने के लिए एन येचेंग थोड़ा उसके करीब हो गया। थोड़ी देर बाद एंट्रेंस पर फिर से वैसा ही शोर मचा। सू वानरो कंफ्यूज होकर थोड़ा चिढ़ गई और पीछे मुड़कर देखा तो वहां सू रूली और मैं अंदर आ रहे थे। मैंने व्हाइट सूट पहना था और मैं काफी कंपोज्ड और एलिगेंट लग रहा था। सू वानरो एक पल के लिए दंग रह गई। जो आउटफिट उसने मुझे दी थी वो तो ब्लैक थी। क्या मैं उसे इतना नापसंद करता हूं या फिर उसको? और अब मैं सू रुली के साथ अंदर आया था। सू रुली ने उसे तुरंत नोटिस किया और एक बड़ी स्माइल के साथ कहा, दीदी आप जल्दी आ गईं। मुझे बिल्कुल ठीक ठाक देखकर, और वो भी एक बिल्कुल अलग आउटफिट में, एन येचेंग का चेहरा उतर गया। मैंने उसकी तरफ एक हल्की ठंडी स्माइल के साथ कहा, मिस्टर एन, मुझे यहाँ देखकर काफी हैरान लग रहे हैं। उसने तुरंत अपना सर घुमा लिया और एक फेक स्माइल दी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उसकी तरफ देखा और शांति से कहा, नहीं, बस आप दोनों को साथ में आता देखकर थोड़ा सरप्राइज हो गया। फिर मैं अपने पास खड़ी सूरोली की तरफ मुड़ा, मुस्कुराया और कहा, सूरोली जी की सही वक्त पर हेल्प का शुक्रिया, वरना शायद मैं रेस्टरूम से बाहर भी नहीं निकल पाता। पता नहीं कौन इतना घटिया है जिसने दरवाज़ा बाहर से लॉक किया और मेरे कपड़े भी काट दिए। ये सुनकर अनी चिंग ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बन ली, लेकिन फिर भी एक फेक स्माइल के साथ बोला, ऐसा इंसान सच में बहुत गिरा हुआ होगा। तभी सू वानरो बात संभालने के लिए बीच में बोली, ठीक है, बैंक्वेट शुरू होने वाला है। मेरे मुंह में जो बातें थी वो अधूरी रह गई, तो मैंने बस उसे एक नज़र देखा और वापस सू रोली की तरफ मुड़ गया। मैंने तमीज से अपना हाथ आगे बढ़ाया, थोड़ा झुका और कहा, मिस रोली, बैंक्वेट शुरू हो रहा है, क्या हम डांस करें? वो मुस्कुराई और सर हिलाया, बिल्कुल, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। हम दोनों एक साथ डांस फ्लोर पर गए। हमारे स्टेप्स एक दूसरे से परफेक्ट मैच हो रहे थे, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। आसपास के लोग फुसफुसाने लगे, ये दोनों साथ में कमाल लग रहे हैं। लड़का हैंडसम है और लड़की सुंदर, परफेक्ट जोड़ी है।
ये सब सुनकर मैं तो काम रहा, लेकिन दूर से देख रही सू वांड्रो थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड लग रही थी। उसके ध्यान भटकने लगा। वो कैसे भी देखे, सू रोली और मेरी जोड़ी उसे ज्यादा कंपैटिबल लग रही थी। उसी वक्त आनी चैंग उसके करीब आया और एक्साइटेड होकर बोला, वांड्रो, क्यों ना हम दोनों भी डांस करें। उसने साफ तौर पर इस मोमेंट के लिए तैयारी की थी, लेकिन सू वांड्रो ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और कोल्डली कहा नहीं। फिर वो एक कोने में चली गई और ड्रिंक उठा ली। थोड़ी देर बाद उसे अचानक कुछ अजीब फील हुआ। उसकी बॉडी अचानक गर्म होने लगी, उसका दम घुटने लगा और उसे तुरंत समझ आ गया उसे ड्रग दिया गया है। अनिचेंग उसके पीछे गया और चिंता जताते हुए पूछा, वानरो, तुम्हें क्या हुआ है? उसने खुद को संभालने की कोशिश की और कहा, मैं ठीक हूं, तुम जाओ। लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाकर उसका माथा छुआ तो हालत और खराब हो गई। अपना कंट्रोल ना खोने के डर से वो तुरंत खड़ी हुई और उसे इग्नोर करते हुए सीधा एलिवेटर की तरफ भागी और प्रेसिडेंट ऑफिस चली गई। उसे जाते देख आनीचेंग हल्का सा मुस्कुराया और उसके पीछे ऊपर चला गया। इस बीच मैं अभी भी सू रोली के साथ डांस कर रहा था, लेकिन मेरी आंखें सबकॉन्शियसली सू वानरो को ढूंढ रही थीं। जल्दी ही मुझे रियलाइज हुआ कि वो दोनों गायब हैं। सू रोली ही ये नोटिस किया और हल्का सा कहा, मैंने अभी अनिचेंग को उसके पीछे ऊपर जाते देखा। अगर तुम्हें फिक्र है तो तुम भी जा सकते हो। उसे लग रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा और वो बस मुझे टेस्ट कर रही थी। मैंने शांति से जवाब दिया, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगले ही सेकंड मेरा फोन बजने लगा। मैंने देखा तो सू वानरो का मैसेज था, ऊपर प्रिंटिंग रूम में आओ। मैं थोड़ा हैरान हुआ। वो ऐसी इंसान नहीं थी जो इतनी आसानी से ऐसा मैसेज भेजे। कुछ गलत होने का एहसास होते ही मैं तुरंत ऊपर भागा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वो जमीन पर गिरी हुई थी और उसकी हालत बिल्कुल अबनॉर्मल थी। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग ड्रग की वजह से था। वो होश में नहीं थी। मेरी आवाज़ सुनकर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अचानक हाथ बढ़ाकर मेरी कलाई पकड़ ली। मैं दंग रह गया और कहा, सू वानरो, ये क्या कर रही हो? पर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी तलब थी। उसकी ये हालत देखकर मुझे समझ आ गया कि मामला सीरियस है। मैंने देर नहीं की, तुरंत कॉल करके सू फैमिली के बॉडीगार्ड्स को बुलाया और उसे हॉस्पिटल भिजवा दिया। अगले दिन जब उसने आंखें खोली तो सबसे पहले उसने मुझे अपने पास बैठे देखा। उसके एक्सप्रेशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। जब उसने पूछा, क्या तुम पूरी रात यहाँ मेरी देखभाल करने के लिए रुके रहे? मैंने सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने उसकी तरफ देखा और शांति से कहा, मिस सू आमतौर पर इतनी शार्प और होशियार बनती हैं, फिर भी किसी ने आपको ड्रग दे ही दिया। उसे पता था कि मैं सच बोल रहा हूँ, इसलिए वो एक पल के लिए खामोश हो गई। वो इसे झुटला नहीं सकी और बस चुपचाप सुनती रही। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, ठीक है, अब तुम जाग गई हो तो मैं निकलता हूं, और मैं जाने के लिए मुड़ा। तभी सू वान राव अचानक बोली, सूर बोली, तुम में काफी इंटरेस्टेड लग रही है। मैं थोड़ा रुका और जवाब दिया, तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना? वो हिचकिचाई, फिर बोली, उसे मेरे साथ compete करना पसंद है। अगर वो तुम्हारे करीब आ रही है तो शायद वो सिर्फ मेरी वजह से हो, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें सच में पसंद करती है। उसकी ये सारी बातें सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और कहा, तो इसका मतलब मिस सू, आप मुझ में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए वो आपसे compete करना चाहती हैं। वो तुरंत सुन्न हो गई, जैसे पकड़ी गई हो, और उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसे ऐसे देखकर मेरा उसे और छेड़ने का मन नहीं रहा। थोड़े आराम के बाद हम दोनों वापस कंपनी लौट आए। अन यी चेंग जो कुछ भी हुआ था उससे बिल्कुल खुश नहीं था। वो बार बार यही सोच रहा था कि हम दोनों पूरी रात कहाँ थे। वो जितना ज्यादा सोचता गया उतना ही बेचैन होता गया, और यहाँ तक कि वो मुझे दुश्मनी की नज़र से देखने लगा। ये देखकर मैंने एक हल्की स्माइल दी और कहा, मिस्टर अन, क्या आप क्यूरियस हैं कि कल रात हमने क्या किया? उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया और उसने पूछा, क्या किया तुमने? मैंने अपने कंधे उचकाए और कैजुअली कहा, आपको क्या लगता है, एक मर्द और एक औरत पूरी रात अकेले, और क्या हो सकता है? ये सुनकर उसकी मुट्ठियां भिंच गईं और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। काम के बाद मेरा सू वान राव के साथ वापस जाने का मन नहीं था, तो मैंने घर के लिए टैक्सी ले ली। डिनर के वक्त सू जिनियाओं ने बताया कि वो अगले दिन एक नया म्यूजिक वीडियो फिल्म करने वाली है। सू वान राव को लगा कि ये मेरे लिए साथ जाने का एक अच्छा मौका है, तो उसने सजेस्ट किया। लेकिन सू सॉक्सॉ ने तुरंत ऑब्जेक्शन किया, डैड, इसे ले जाने से सिर्फ मुसीबत ही खड़ी होगी। जब से किडनैपिंग वाला किस्सा हुआ था वो हमेशा मुझे एक प्रॉब्लम की तरह ही देखती थी। ये सुनकर मैंने जानबूझकर उसके खिलाफ जाते हुए कहा, ठीक है, मैं कल उसके साथ जाऊंगा। उसने मुझे गुस्से से घूरा पर कुछ और नहीं कहा। अगले दिन सुबह मैं शूटिंग लोकेशन पर सू जिनियाओं के साथ गया। गाना सुनने के बाद मैंने कहा, यह गाना काफ़ी जेंटल और एलिगेंट फील देता है, ये आजकल के ट्रेंड से मैच करता है, लेकिन अगर इसका आखिरी नोट थोड़ा नीचे रखा जाए तो ये और भी बेहतर सुनाई दे सकता है। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मुझे म्यूजिक की इतनी समझ है। मैंने बस एक हल्की स्माइल दी और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया।
क्योंकि ये एक लव सॉन्ग था। म्यूजिक वीडियो के लिए नेचुरल है कि एक मेल लीड की ज़रूरत थी, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी एक्टर नहीं पहुंचा। डायरेक्टर ने कॉल किया तो पता चला कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो नहीं आ पाएगा। वो परेशान दिख रहा था और बोला, ये रोल इम्पॉर्टेंट है, अगर हमने डीले किया तो सारा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। मैं अब एक सूटेबल मेल लीड कहाँ से ढूंढूं? उसी वक्त सू जिनियाओ अचानक आगे आई और मुस्कुरा कर बोली, डायरेक्टर, मेरे पास एक परफेक्ट इंसान है। फिर उसने सीधा मेरी तरफ इशारा किया और कहा, ही इज़ द बेस्ट चॉइस। डायरेक्टर ने मुझे देखा और थोड़ी डिस्कशन की। आखिर में मैं मान गया। कॉस्ट्यूम और मेकअप के बाद फिल्मिंग शुरू हुई। मेरी अपीयरेंस और नेचुरल परफॉर्मेंस की वजह से शूट स्मूथली पूरा हो गया। बाद में सू जिनियाओ ने कहा, क्यों ना तुम ये गाना मेरे साथ गाओ भी, क्योंकि तुम मेल लीड हो तो ये ज़्यादा कंप्लीट लगेगा। मैंने थोड़ा सोचा और हाँ कह दिया। जिस दिन गाना रिलीज हुआ वो ऑनलाइन तुरंत वायरल हो गया। गाना, जिसका नाम टियान छा था, चार्ट्स पर ऊपर पहुंच गया और रैंकिंग्स पर छा गया। बहुत से लिसनर्स ने तारीफ करते हुए कहा, मेल वॉइस बहुत डीप और कैप्टिवेटिंग है। लेकिन जल्द ही कमेंट्स की एक नई लहर आई, इसका सिंगिंग स्टाइल बिल्कुल श्वेक जैन जैसा है, ये पक्का उसे कॉपी कर रहा है। ये राय कमेंट सेक्शंस में तेजी से फैली और जैसे जैसे डिस्कशन बढ़ी, इसका असर गाने के रिसेप्शन पर पड़ने लगा। सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए सू जिनियाओ सीधा कंपनी आई मुझसे बात करने के लिए। उस वक्त मैं ऑफिस में सू वान राव के साथ कंपनी के अगले प्लान के बारे में बात कर रहा था। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मैं थोड़ा एक्साइट महसूस करने लगा। जब मैंने ये सुना तो मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और कहा, तो अब वो कह रहे हैं कि मैं सुआख्यान को कॉपी कर रहा हूं? सू जिन्याओ ने लाचारी में मुस्कुराकर कहा, जियांग जिन, ये सच में काफी सीरियस बात है। सू वनराव ने ये पूरा सीन चुपचाप देखा और पता नहीं क्यों उसके दिमाग में एक बोल्ड ख्याल आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखती रही, इंतजार करते हुए कि मैं आगे क्या करूंगा। मैंने सू जिन्याओ की तरफ देखकर स्माइल दी और कहा, मैं इसे हैंडल कर लूंगा, इसका तुम्हारे नए सॉन्ग रिलीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पता नहीं क्यों मेरे काम टोन की वजह से उसने बिना किसी सवाल के मुझ पर भरोसा कर लिया। उसने सर हिलाया और कहा, ठीक है। उसी वक्त आन ईचेंग ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आया। सबको वहां देखकर उसने पूछा, मैंने सुना है कि जिनियाओ के नए गाने के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, क्या हुआ? मैंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसे ऑकवर्ड फील हुआ, पर वो बोलता रहा, अगर सच में ऐसा कुछ हुआ है तो बेहतर होगा कि तुम वेबो पर पब्लिकली माफी मांग लो, शायद लोग तुम्हें माफ कर दें। ये सुनकर मैंने शांति से कहा, अभी पब्लिकली माफी मांगना मामले को और बिगाड़ देगा। उसने तेवर चढ़ाते हुए कहा, जियांग चैन, भले ही तुम्हें कोई फर्क ना पड़े पर जिनियाओं पर असर पड़ेगा। अगर तुम में थोड़ी भी इंसानियत बची है तो जाकर माफी मांगो, वरना उसका नया गाना डूब जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं किसी और को इसमें नहीं घसीटूंगा। उसने तंज कसते हुए कहा, तुम और क्या ही कर सकते हो, नकल तो नकल होती है, इसे बदलने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, क्या होगा अगर मेरे पास कोई और रास्ता हो? उसे बिल्कुल यकीन नहीं था। उसने पहले ही सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया था और उसे पूरा भरोसा था कि सुआख्यान कब का गायब हो चुका है। उसकी नज़र में मेरा वो होना नामुमकिन था। उसने पूरी तरह नायकीनी के साथ मेरी तरफ देखा और कहा, तुम और क्या कर सकते हो? क्या तुम सबसे कहोगे कि तुम ही सुआख्यान हो? इस पर कौन यकीन करेगा? मैंने हल्का सा जवाब दिया, क्योंकि मैं ही हूं। जैसे ही मैंने ये कहा, कमरे में सन्नाटा छा गया। सू जिनियाओ दंग रह गई और यहां तक कि सू वनराव के चेहरे पर भी हैरानी के निशान दिखे। आन ईचेंग ने अपना सर हिलाया और कहा, जिद करना बंद करो, एक के बाद एक झूठ बोलने से चीजें सिर्फ खराब ही होंगी। मैंने बहस करना जरूरी नहीं समझा। मैंने बस अपना फोन निकाला, वेबो खोला और अकाउंट स्विच किया। जैसे ही अकाउंट अपडेट हुआ, सू जिनियाओ ने कुछ नोटिस किया। वो अकाउंट जिसने काफी समय से कुछ पोस्ट नहीं किया था, अचानक उस पर एक नया पोस्ट आया। उसमें सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, जियांग चैन, मैं ही हूं। एक पल में इंटरनेट पर धमाका हो गया। वो पोस्ट कुछ ही मिनटों में इतनी बार शेयर हुआ कि गिनती करना मुश्किल था। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। मुझे पता था जियांग चैन ही सुआख्यान है। इसका चेहरा तो देखो, वो किसी की नकल कैसे कर सकता है? तो सुआख्यान असलियत में ऐसा दिखता है। वो हैंडसम है, टैलेंटेड है और इतना पढ़ा लिखा भी है। ये कैसा परफेक्ट मेल लीड है? पब्लिक ओपिनियन का रुख तुरंत पलट गया। ना सिर्फ सारी क्रिटिसिज्म खत्म हो गई, बल्कि गाने की पॉपुलैरिटी आसमान चूमने लगी और वो चार्ट्स पर सीधा टॉप पर पहुंच गया। आन ईचेंग का चेहरा बिल्कुल उतर गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, मैं सच में सुआख्यान कैसे हो सकता हूं। शौक, जलन और गुस्सा सब उसके अंदर एक साथ भर गए। उसने अपनी मुट्ठियां जोर से भींच ली। मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे मुझे मुक्का मारना चाहता हो, पर उसने खुद को शांत रखने पर मजबूर किया। मैंने उसकी तरफ देखा और एक हल्की स्माइल के साथ कहा, लगता है एंडिंग हैप्पी रही, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर आन मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। क्या आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए?
वो गुस्से में फटना चाहता था, लेकिन आखिर में उसे एक फेक स्माइल देनी पड़ी और उसने कहा, सॉरी ईचेन, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने इसे कैजुअली टाल दिया और कहा, कोई बात नहीं, मैं दिल का बड़ा हूं, मैंने तुम्हें माफ किया। इस बीच जो लोग मेरा फेल होने देखने का इंतजार कर रहे थे वो वहां ऑकवर्ड होकर खड़े रह गए। उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। जैसे ही यी चेंग वहां से गया, वो वहां एक सेकंड भी और नहीं रुक सका। उसके जाते ही सू जिनयाओ, जो अब तक खुद को संभाले हुए थी, आखिरकार बोल पड़ी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। ये चेंग, नहीं, शू चैन, तुम मेरे आइडल हो। मुझे तुम्हारे गाने सच में बहुत पसंद हैं। अपने डेब्यू साल में ही तुमने म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड जीता था और फिर तुम अचानक गायब हो गए। उसके बाद कोई भी तुम्हारे लेवल तक नहीं पहुंच सका। मैंने हल्का सा हंसा और कहा, ठीक है, मैं बस एक आम इंसान हूं। अभी हमारे कोऑपरेशन को कंटिन्यू करने पर फोकस करते हैं। वो अब पहले से भी ज्यादा एक्साइटेड दिख रही थी। साफ पता चल रहा था कि वो मेरे साथ काम करने का इंतजार कर रही है। मैंने हल्का सा सर हिलाया और थोड़ी देर में वो पीआर के मामले संभालने के लिए निकल गई। ऑफिस में सिर्फ सू वॉन रू और मैं बचे थे। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी इतनी सारी आइडेंटिटीज होंगी। मैं हंसा और कहा, प्रेसिडेंट सू, क्या आपको सच में ऐसे बात करनी पड़ेगी? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि वो मुझसे दूरी बना रही हैं और इस वजह से माहौल थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती हैं पर हिचकिचा रही हैं और आखिर में उसने कुछ नहीं कहा। सू हाउस वापस लौटने के बाद घर वालों ने भी नोटिस किया कि हमारे बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सू शाओ शाओ ने अचानक कहा, मैंने सुना है कि डेथ वैली ने एक नया ट्रैक खोला है, क्या तुम लोग साथ चलकर ट्राई करना चाहते हो? सू के पिता मुस्कुराए और बोले, तो फिर यी चैंग को भी साथ ले चलो। सू शाओ शाओ ने तुरंत ऑब्जेक्शन किया, डैड, उसने तो पहले कभी रेसिंग भी नहीं की है, अगर वो डर गया तो? फिर उसकी आंखें चमकीं और उसने एक्साइटेड होकर कहा, पता नहीं हम उस लड़के से मिलेंगे या नहीं जिसने पिछली बार दीदी का रिकॉर्ड तोड़ा था। वो पक्का कोई हैंडसम बंदा होगा। ये सुनकर मैंने शांति से मुस्कुराकर कहा, वो इंसान मैं ही हूं। वो तुरंत उछल पड़ी और बोली, ये कैसे हो सकता है, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। फिर उसने मेरी तरफ दुश्मनी से देखा और कहा, अगर तुम सच में वही हो तो कल हमारे साथ चलो, मुझे देखने दो तुम में कितना दम है। कहीं ऐसा ना हो कि कार में बैठने में ही तुम्हारी हालत खराब हो जाए और तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा, और अगर मैं सच में वही इंसान निकला तो? उसने अपने हाथ बांध लिए और कहा, अगर तुम वही हो तो मैं तुम्हें फिर कभी कंट्री बम्पिन नहीं कहूंगी। मैंने हंसते हुए ऐड किया, सिर्फ इतना काफी नहीं है, तुम्हें मुझे भाई कहना पड़ेगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं निकले तो तुम सू हाउस छोड़कर चले जाओगे। मैंने हंसते हुए कहा, डन। अगले दिन सुबह उसने खुद मुझे बिस्तर से खींचा और जिद की कि सू वॉन रू भी साथ चले। उसे रेसिंग हमेशा से पसंद थी और वो सू वॉन रू की स्किल्स की तारीफ करती थी, लेकिन जब से उस मिस्टीरियस रेसर ने रिकॉर्ड तोड़ा था वो उसे ढूंढने के लिए पागल थी। मैंने एक रेड रेसिंग सूट पहना और कोइंसिडेंटली सू वॉन रू ने भी रेड ही पहना था, जिस वजह से थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। सू शाओ शाओ ने तंज कसते हुए कहा, अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो अभी अपनी हार मान लो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस कार में बैठा, सीट बेल्ट लगाई और कहा, ध्यान से देखना। कार एक तीर की तरह आगे भागी। पहले तो उसे शक था, लेकिन जैसे जैसे उसने पूरा राउंड देखा वो बिल्कुल दंग रह गई। ये तो सू वॉन रू ने अपनी आवाज धीमी करके कहा, मैंने पहले ही इन्वेस्टिगेट कर लिया था, ये वही था। सू शाओ शाओ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सू वॉन रू ने अपने हाथ बांध लिए और खामोश रही। जब मैं कार से बाहर निकला तो सू शाओ शाओ मेरे पास आई। उसका रवैया पूरी तरह बदल चुका था। वो एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर धीरे से बोली, ये चैंग। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया। ये देखकर सू वॉन रू ने मेरी तरफ एक चैलेंज वाली नजर से देखा और कहा, क्यों ना हम दोनों के बीच एक रेस हो जाए? मैंने अपना सर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ रेस नहीं करता। तुरंत सू शाओ शाओ एक्साइटेड होकर बोली, यी चैंग, दीदी के साथ रेस करो, मैंने उनसे बेहतर किसी को नहीं देखा। सू वॉन रू हल्का सा मुस्कुराई और बोली, क्यों, क्या तुम डर रहे हो? ये सुनकर मेरे अंदर कुछ जागा और मैंने पलटकर स्माइल दी, ठीक है, चलो रेस करते हैं।
नए ट्रैक पर जो सबसे पहले वापस आता वही जीतता। हम दोनों तैयार हो गए और रेस कार्स तुरंत तेजी से निकली। मैं सू वान रो से थोड़ा आगे था, लेकिन वो काफी स्टडी चला रही थी और मुझसे ज्यादा पीछे नहीं थी। हमारे बीच का फासला लगभग 2 मीटर बना रहा। जैसे ही मैंने फिर से एक्सेलरेटर दबाने की कोशिश की, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए। सू वान रो को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने गेज की तरफ देखा और हल्का सा कहा, कार का फ्यूल खत्म हो गया है। इस स्पीड पर अगर कार अचानक रुक गई तो मैं तुरंत बाहर फेंका जा सकता था। सिर्फ इम्पैक्ट ही मुझे काफी दूर उछाल सकता था। उसने पीछे से मेरी कार को जोर से कांपते हुए नोटिस किया और कहा, घबराओ मत, मेरा इंतजार करो। उसने एक्सेलरेटर दबाया और तेजी से बराबरी पर आ गई। अपनी कार को बिल्कुल मेरी कार के साइड में लगा दिया। उसने कहा, जल्दी करो, जंप करने का रास्ता ढूंढो। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभाला और मोमेंटम का यूज करते हुए सीधा उसकी कार में जंप लगा दी। इस झटके से उसके मुंह से एक हल्की दर्द भरी आवाज निकली। मैंने तुरंत पूछा, सू वान रो, क्या तुम ठीक हो? उसने ना में सर हिलाया और धीरे धीरे कार की स्पीड कम की। इस बीच मेरी आउट ऑफ कंट्रोल कार तेजी से आगे बढ़ी और दूर जाकर क्रैश हो गई और फट गई। मामला थोड़ा शांत होने के बाद वो हमें वापस बेस पर ले गई। सू सोक्स्याओ पहले ही धमाके की आवाज सुन चुकी थी और बेचैन होकर भागी आई। पूछा, क्या हुआ? मैंने अभी एक बड़ा धमाका सुना, क्या कोई कार फट गई? सू वान रो शांति से बाहर निकली और कोल्डली कहा, मुझे नहीं पता, कार का फ्यूल अचानक खत्म हो गया। फिर उसने सू सोक्स्याओ से कहा कि वो रैकेट संभालने के लिए किसी का अरेंजमेंट करे। मैंने थोड़ा सोचा और कहा, यह कोई एक्सीडेंट नहीं लगता। उसने हल्का सा सर हिलाया। यहाँ कार्स रोज चेक होती थीं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम मॉनिटरिंग रूम गए फुटेज चेक करने, पर हैरानी की बात यह थी कि पिछले दिन की सारी रिकॉर्डिंग्स गायब थीं। ये साफ था कि किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है। बिना किसी सबूत के हम दोनों का सर घूमने लगा और खतरे से बचने के लिए सू वान रो ने कहा, पहले सू हाउस वापस चलते हैं और फिर कोई प्लान बनाते हैं। मैंने हाँ कहा और बोला, मैं पहले रेस्टरूम होकर आता हूं। रेस्टरूम के अंदर मैंने अपना फोन निकाला और कॉल किया, डेथ वैली की एंट्रेंस की सर्वेलेंस चेक करने में मेरी मदद करो। मुझे जानना है कि पिछले 2 दिनों में वहां कौन कौन आया था। इसके बाद मैं दोनों बहनों के साथ निकल गया। जब हम सू हाउस वापस पहुंचे तो मैंने देखा कि वहां बलून से डेकोरेशन हो रही थी। पूछने पर पता चला कि अगले दिन सू सोक्स्याओ का 18th बर्थडे है। मैंने सोचा और डिसाइड किया कि मॉल जाकर उसके लिए गिफ्ट लेता हूं। क्योंकि उसे रेसिंग इतनी पसंद थी तो मुझे लगा कि एक रेसिंग सूट उसके लिए बेस्ट रहेगा। स्टोर पर मैंने कई ऑप्शंस देखे, पर सैटिस्फाई नहीं हुआ तो मैंने उनसे सबसे बेस्ट पीस दिखाने को कहा। क्लर्क ने मैनेजर को बुलाया और वो अपना सबसे महंगा रेसिंग सूट लेकर आए। जैसे ही मैं उसे ध्यान से देखने वाला था, अचानक एक हाथ आगे बढ़ा और उसे पहले ही पकड़ लिया। मैंने पलटकर देखा तो वो अन यी चेंग था। उसने सूट को देखा और कैजुअली कहा, ये वाला अच्छा है, मेरे लिए पैक कर दो। क्लर्क ऑकवर्ड लग रहा था और बोला, यंग मास्टर आन, इस जेंटलमैन ने इसे पहले चुना था। पर अन यी चेंग को कोई परवाह नहीं थी और उसने कोल्डली कहा, मैंने कहा मुझे ये चाहिए, तुम्हें समझ नहीं आता? क्लर्क हिचकिचाया और फिर से बोलने की कोशिश की, पर अन यी चेंग भड़क गया। लेकिन क्या, ये मॉल अन फैमिली का है, अगर तुम्हें अपनी नौकरी नहीं चाहिए तो तुम जा सकते हो। क्लर्क ने मेरी तरफ नर्वस होकर देखा। मैं शांति से आगे बढ़ा और कहा, मैं यहाँ पहले आया था। मिस्टर आन, क्या आप सच में किसी और की पसंद की चीज छीनने का प्लान कर रहे हैं? वो मुस्कुराया और एरोगेंस से बोला, तो क्या हुआ, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं ना ले सकूं अगर मेरा मन हो। मैं थोड़ा और करीब गया, सूट को देखा और फिर एक हल्की स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा। तो मिस्टर आन, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ये सूट हर हाल में चाहिए? उसने गर्व से मेरी तरफ देखा और कहा, बिल्कुल, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं ले लेता हूं। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अगर मिस्टर आन को सच में ये सूट चाहिए तो मैं आपको ये लेने देता हूँ। जल्द ही सू शाओ शाओ का बर्थडे आ गया। सू फैमिली में अन यी चैन को भी गिफ्ट ओपनिंग के लिए इनवाइट किया। जब सू शाओ शाओ ने उसका गिफ्ट खोला तो वो तुरंत चिल्ला पड़ी, ये रेसिंग सूट कितना सुंदर है, ये कमाल है, थैंक यू यी चेंग। वो मुस्कुराया और बोला, यूर वेलकम। फिर उसने मेरी तरफ गर्व से देखा। जब मेरी बारी आई तो उसने मेरा गिफ्ट खोला और देखा कि वहां सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स था। अन यी चेंग ने तंज कसते हुए कहा, ये चेंग, क्या ये थोड़ा ज्यादा ही फॉर्मेलिटी नहीं हो गई? लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला वो सुन रह गई। फिर अचानक शौक में चिल्ला उठी, ये मेरी फेवरेट कार की चाबी है, बुगाटी ब्लैक लीफ। पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ एक ही कार है। उसने एक्साइटेड होकर मेरी तरफ देखा और कहा, ब्रदर यी चेंग, आप कमाल हो, आपके पास सब कुछ कैसे होता है? साफ था कि उसके लिए मेरा गिफ्ट बाकी सब पर भारी पड़ गया था। अन यी चेंग ने अपने हाथ में पकड़े रेसिंग सूट को देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि जो उसने दिया था वो एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। मैंने चाय की एक चुस्की ली और कैजुअली कहा, लगता है मिस्टर आन सच में बहुत अमीर हैं, मैं तो मुकाबला भी नहीं कर सकता। उसने अपना सर झुका लिया, उसकी मुट्ठियां टेबल के नीचे जोर से भिज गई थीं।
फिर सू वान राव का गिफ्ट बाहर लाया गया। सू श्याओ श्याओ ने क्यूरियोसिटी के साथ उसे खोला तो अंदर एक एसेट ट्रांसफर एग्रीमेंट मिला। सू वान राव ने शांति से कहा, क्या तुम्हें हमेशा से डेथ वैली पसंद नहीं थी? अब जब तुम अडल्ट हो गई हो तो ये तुम्हारा हुआ। उस गिफ्ट ने भी सबको हैरान कर दिया। उसके मुकाबले सूर वाली, सू सिंगियन और सू जिनियाओं के गिफ्ट अपने आप आम लगने लगे। सेलिब्रेशन के बाद सू के पिता ने अन यीचेंग को घर छोड़ने के लिए ड्राइवर का अरेंजमेंट किया। वो एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, क्या वान राव मुझे छोड़ सकती है? मुझे उससे कुछ बात करनी है। उसने कोल्डली जवाब दिया, मुझे बाद में अभी कुछ काम हैंडल करने हैं, शायद मेरे पास वक्त ना हो। वो ऑकवर्ड होकर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, फिर मैं खुद ही चला जाऊंगा। लेकिन सू की मां ने तेवर चढ़ाते हुए सख्ती से कहा, वान राव, तुम उसे छोड़ कर आओ। वो हिली नहीं तो सू की मां गुस्सा हो गई। क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम मुझे परेशान करना चाहती हो? कोई रास्ता ना बचने पर सू वान राव मान गई। रास्ते में अन यीचेंग पिछली सीट पर बैठा था और धीरे से बोला, वान राव, मुझे छोड़ने के लिए शुक्रिया। उसने खिड़की से बाहर देखा और रूखेपन से जवाब दिया, ये बस बिजनेस है। उसने अपने दांत पीसे और बोलता रहा, लेकिन जब हम बच्चे थे तुम मुझे पसंद करती थीं, तुम हमेशा मेरा हाथ पकड़ती थीं, मुझे बाहर घुमाने, खाना खिलाने और अम्यूजमेंट पार्क ले जाने को कहती थीं। क्या तुम सब भूल गई? वो शांत रही और बोली, हम तब सिर्फ बच्चे थे। वो अचानक उसकी तरफ मुड़ा और इमोशनल होकर बोला, लेकिन मैं तुम्हें बहुत वक्त से पसंद करता हूं, लगभग 10 साल से। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से हमेशा तुम्हें पसंद किया है। मेरा सपना हमेशा से तुमसे शादी करना रहा है। उसका कन्फेशन दिल से था, पर इसने उसे बिल्कुल भी टच नहीं किया। उसने कोल्डली कहा, ये चैंग, तुम्हें किसी और को पसंद करना चाहिए। वो हार नहीं मानी और अचानक आगे झुका, उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे दूर धकेल दिया और सख्ती से कहा, ये चैंग, होश में रहो, हमारे बीच कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुमने ये जारी रखा तो मुझसे फिर कभी कांटेक्ट मत करना। जल्द ही वो अनहाउस पहुंच गए। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ड्राइवर से तुरंत निकलने को कहा। कार को जाते हुए देखकर अन यीचेंग की नफरत बेइंतहा बढ़ गई। उसके दिमाग में हर चीज का जिम्मेदार मैं था। अगर मैं ना होता तो वो उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करती। वो कोल्डली बड़बड़ाया, जियांग यीचेंग, तुम मौत के लायक हो। फिर उसने अपना गुस्सा दबाया और एक फोन कॉल किया। रात के 1 बज चुके थे जब सू वान राव घर लौटी। मैं पानी पीने के लिए नीचे आया था और मैंने उसे अंदर आते देखा। मैं हल्का सा मुस्कुराया और कहा, सू वान राव, तुम आखिरकार वापस आ गई? उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने मेरी तरफ देखा और सीधा एक सवाल पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम इतनी देर तक क्यों जागे हुए हो? मैं हल्का सा हंसा और जवाब दिया, बस नीचे पानी पीने आया था। या फिर क्या तुम्हें लगा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था? ये सुनकर उसके एक्सप्रेशन थोड़े सख्त हो गए। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बस बोली, जल्दी सो जाओ, कल मुझे एक पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तुम मेरे साथ चलोगे? मेरे जवाब का इंतजार किए बिना वो मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह, क्योंकि वो पार्टनर पंक्चुअलिटी को बहुत वैल्यू देते थे, मैं जल्दी उठा और कंपनी के बजाय सीधा होटल पहुंच गया। इस बार पार्टनर लिन ग्रुप था, जो ज्वेलरी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। लांसियांग के अलावा मार्केट में उनका कोई मुकाबला नहीं था। उनकी वाइस प्रेसिडेंट लिन मिंग टिंग खुद कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने आई थीं। डॉक्यूमेंट रिव्यू करते वक्त उनकी नजरें बार बार मेरी तरफ भटक रही थीं। थोड़ी देर बाद वो हल्का सा मुस्कुराईं और बोली, ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छी तरह लिखा गया है, क्या ये मिस्टर जियांग ने बनाया है? मैंने सर हिलाया और शांति से कहा, हाँ, मैंने ही लिखा है। अगर आपको किसी चीज से डिससेटिस्फैक्शन है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। उन्होंने अचानक अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और एक हल्की स्माइल के साथ कहा, मैंने हाल ही में आपके बारे में बहुत सुना है मिस्टर जियांग, आप काफी टैलेंटेड हैं। क्यों ना बाद में हम साथ में डिनर करें ताकि कोऑपरेशन के बारे में और बात कर सकें? इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, सू वान राव ने सीधा मुझे पीछे खींचा और कोल्डली कहा, अगर कुछ डिस्कस करना है तो आप मुझसे बात कर सकती हैं। जियांग यीचेन मेरा फियांसे है, मैं उसके सारे आइडियाज समझती हूँ। ये सुनकर मैं थोड़ा दंग रह गया, पर मैंने कुछ नहीं कहा और बस उसके साथ हो लिया। लिन मिंग टिंग के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया और वो ठंडी पड़ गईं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों का रिश्ता तय हो चुका है। प्रेसिडेंट सू, आप तो काफी फास्ट हैं। उनके लहजे में साफ नाराजगी थी। वो खड़ी हुई और सीधा बोली, अगर आपका काम करने का तरीका ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कि इस कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये सुनकर मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मिस्टर लिन, हमने इस कॉन्ट्रैक्ट पर पूरे 1 हफ्ते दिन रात काम किया है। क्या आप सच में सिर्फ अपनी नाराजगी की वजह से इसे कैंसिल करने वाली हैं? उन्होंने कोल्डली जवाब दिया, हमें इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई कमी नहीं है, ये बस थोड़ा सा प्रॉफिट है, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ी, पर बाहर निकलने से पहले वो रुकी और मेरी तरफ एक हल्की स्माइल के साथ देखा।
अगर मिस्टर जियांग मुझसे पर्सनली मिलने आए तो शायद रिकंसिडरेशन की थोड़ी जगह बन सकती है। सु वानराव ने तुरंत तेवर चढ़ाए और कहा, जरूरत नहीं है। लिन मिंगटिंग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और कहा, तो फिर बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आज से लिन ग्रुप सु ग्रुप के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करेगा। सु वानराव का चेहरा भी सख्त हो गया और उसने जवाब दिया, हमें भी ऐसे कोऑपरेशन की जरूरत नहीं है। लिन मिंगटिंग ने उसे घूरा और कहा, देखते हैं, और फिर वहां से निकल गईं। उनके जाने के बाद मैंने सु वानराव की तरफ देखा और एक हल्की स्माइल के साथ पूछा, तुम अभी मेरा बचाव कर रही थीं? उसने एक पल के लिए मुझे देखा, फिर अपनी नजरें घुमा लीं और धीरे से कहा, मैं बस खड़े होकर अपने एम्प्लॉय का फायदा उठाते हुए नहीं देख सकती। मैं उसकी पर्सनैलिटी समझता था, इसलिए मैंने बात को ज्यादा नहीं खींचा और पूछा, तो अब हम क्या करेंगे? लिन ग्रुप ने मना कर दिया है, इससे सु ग्रुप पर असर पड़ेगा। उसने थोड़ा सोचा और कहा, मेरे पास पहले से एक प्लान है। हम एक फॉरेन कंपनी के साथ काम करेंगे। शायद खर्चा ज्यादा हो, पर हम हैंडल कर लेंगे। मैंने अपनी एक आईब्रो उठाई और पूछा, लांसियांग के साथ कोऑपरेशन क्यों नहीं? वो थोड़ा हिचकिचाई और बोली, लांसियांग बहुत मिस्टीरियस है। उनसे मीटिंग मिलना भी किस्मत की बात होती है। अगर मैं उनसे कांटेक्ट करने में वक्त बर्बाद करूंगी तो सब कुछ डिले हो जाएगा। मैंने उसे बीच में ही रोका और कहा, ये मुझ पर छोड़ दो, मैं लांसियांग के प्रेसिडेंट से कांटेक्ट कर सकता हूं। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी, पर मैंने बस इतना कहा, मेरा अपना तरीका है। फिर मैंने शांति से ऐड किया, लिन ग्रुप और लांसियांग कंपेटिटर्स हैं। अगर हम लांसियांग के साथ काम करते हैं तो ना सिर्फ हम मार्केट एक्सपेंड कर पाएंगे, बल्कि लिन ग्रुप को दबा भी सकते हैं। ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। वो मना नहीं करेंगे। थोड़ा सोचने के बाद वो मान गई। अगले दिन ये खबर तेजी से फैल गई कि लिन ग्रुप ने सु ग्रुप के साथ काम करने से मना कर दिया है। बहुत से लोगों को लगने लगा कि सु ग्रुप का गिरना अब शुरू हो गया है। लेकिन जिस चीज की किसी को उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि सु ग्रुप ने अचानक लैंगशांग के साथ पार्टनरशिप अनाउंस कर दी। मैंने पर्दे के पीछे से चीजों को तेजी से आगे बढ़ाया और ये इंश्योर किया कि सिर्फ 2 दिनों में कोऑपरेशन फाइनलाइज हो जाए। एक हफ्ते बाद ज्वेलरी का प्रोडक्शन ऑफिशियली शुरू हो गया और मैंने मार्केट टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा प्री सेल प्लान किया। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। प्री सेल शुरू होने के 10 मिनट से भी कम वक्त में मुझे अचानक प्रेसिडेंट के ऑफिस में बुलाया गया। सु वानरू ने मेरी तरफ देखा। उसकी हमेशा की ठंडी आवाज में आज एक्साइटमेंट की हल्की झलक थी और उसने कहा, येचिन, प्री सेल वाला बैच अभी सोल्ड आउट हो गया, सिर्फ 5 मिनट में। मैंने अपनी आईब्रो हल्की सी उठाई और कहा, सच में? उसने सर हिलाया और ऐड किया, सिर्फ इतना ही नहीं, लोग ऑफिशियल वीबो पर फुल रिलीज की मांग कर रहे हैं। मैंने वीबो खोला और देखा कि सु ग्रुप की ज्वेलरी की खबरें ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर छाई हुई थीं। जब मैंने कमेंट्स देखे तो वहां तारीफों के ढेर लगे थे। डिजाइन कमाल है, इसने मार्केट के बाकी प्रोडक्ट्स को पीछे छोड़ दिया है, ये बिल्कुल डोंग युन के स्टाइल जैसा लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता गया, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। कुछ कमेंट्स कह रहे थे, रुको, क्या ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा? क्या ये डोंग युन के पिछले साल के अवार्ड विनिंग डिजाइन जैसा नहीं है? जल्द ही कमेंट सेक्शन प्लेजरिज्म यानी चोरी के इल्जामों से भर गया। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मुझे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर बाद ऑफिस का फोन बजा। सु वानरू ने फोन उठाया और उसका चेहरा उतरता गया। फोन रखने के बाद उसने कहा, सेल्स चैनल्स पर बहुत सारी रिफंड रिक्वेस्ट्स आ रही हैं। मैं बिल्कुल नहीं घबराया और शांति से कहा, सेलिंग जारी रखो। उसने एक पल के लिए मुझे देखा, मेरा इरादा समझ गई और सेल्स डिपार्टमेंट को सेलिंग जारी रखने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, जब सेल्स दोबारा शुरू हुई तो पब्लिक ओपिनियन फिर से भड़क गया। वो अभी भी इसे बेच रहे हैं, ये तो खुली आम चोरी है। क्या सु ग्रुप की कोई एथिक्स नहीं है? गुस्सा और विरोध बढ़ता ही गया। सु वानरू ने इतनी सारी क्रिटिसिज्म देखकर तेवर चढ़ाए, पर मैं मुस्कुराया और कहा, मुझ पर भरोसा रखो, ये ज्वेलरी मार्केट में सु ग्रुप की पहली बड़ी जीत बनेगी। जो एक सिंपल प्रोडक्ट रिलीज होना था, वो अब एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदल गया। रिपोर्टर्स ने हमें घेर लिया, कैमरास की फ्लैशिंग रुक नहीं रही थी। मैंने माइक्रोफोन उठाया और इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, एक रिपोर्टर ने तुरंत पूछा, आपने डोंग युन का डिजाइन क्यों चोरी किया? क्या आपके पास अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं है? मैंने सीधा कैमरे की तरफ देखा और शांति से कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है। रिपोर्टर ने और दबाव डाला,
इंटरनेट पर हर जगह कंपैरिजन इमेजेस हैं, सिमिलैरिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैंने उसकी तरफ देखा और हल्का सा कहा, क्या इस बात की कोई गुंजाइश है कि मैं ही डोंग युन हूं? कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने तंज कसते हुए कहा, यह नामुमकिन है। डोंग युन कभी पब्लिकली सामने नहीं आया और वो हमेशा ओवरसीज रहा है। वो तुम कैसे हो सकते हो? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा, तो क्या होगा अगर मैं इसे प्रूव कर दूं? उन्होंने तुरंत चैलेंज किया, तुम इसे कैसे प्रूव करोगे? बिना ज्यादा कुछ कहे मैंने अपनी पॉकेट से एक पेन निकाला। वो गोल्ड का था, जिसमें एक चमकता हुआ जेम लगा था, जो साफ तौर पर कोई आम चीज नहीं थी। भीड़ में से किसी ने उसे तुरंत पहचान लिया और चिल्लाकर बोला, वो तो इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन का गोल्ड मेडल है। एक और शख्स आगे आकर उसे ध्यान से देखा और शौक में कहा, इस पर जो लोगो है वो असली है। उस मोमेंट पर पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। मेरे आसपास की फुसफुसाहट के बीच आखिरकार किसी ने जोर से कहा, डोंग युन, ये सच में डोंग युन है। मुझे उनके शौक की कोई परवाह नहीं थी। मैंने बस रिपोर्टर की तरफ देखा और शांति से पूछा, तो क्या अभी भी आप ये कहेंगे कि मैंने चोरी की है? उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैंने एक हल्की स्माइल बरकरार रखी और ऐड किया, मुझे क्रिटिसिज्म से कोई परहेज नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इल्जाम लगाने से पहले आपके पास कम से कम काफी सबूत होंगे। उस मोमेंट पर रिपोर्टर्स बिल्कुल पागल हो गए और कैमरास नॉन स्टॉप फ्लैश होने लगे। ये सच्चाई के सो कॉल्ड विदेशी डिजाइन मास्टर डोंग युन असलियत में मैं हूं, पिछली प्लेजरिज्म की अफवाहों से कहीं ज्यादा एक्सप्लोजिव खबर थी। मैंने टॉपिक बदलते हुए कहा, यह ज्वेलरी एक कपल सेट की तरह डिजाइन की गई है। जब लड़का जेड देता है तो वो लव एट फर्स्ट साइट को रिप्रेजेंट करता है, और जब लड़की जेड देती है तो वो ऐसे प्यार को रिप्रेजेंट करता है जो हमेशा बना रहे। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस परफेक्ट तरीके से खत्म हुई। उसी रात ऑफिशियल वेबसाइट पर सेल्स फिर से शुरू हो गई और थोड़ी देर बाद यूके की रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट के ऑफिशियल अकाउंट ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया, सू ग्रुप को उनकी कामयाबी पर बधाई देते हुए और अपने होनहार ग्रेजुएट की तारीफ करते हुए। और पहली बार वो नाम चाइनीज में सामने आया, जियांग यीचेन। इंटरनेट पर फिर से धमाका हो गया। मैं कितना बेवकूफ़ हूं, मैंने इस पर शक क्यों किया? ये डोंग युन का अपना डिज़ाइन है, मैं तो इसे खरीद भी नहीं पाया। मेरा भी वही हाल है, मुझे भी चाहिए। सू ग्रुप, जल्दी से रीस्टॉक करो। मेरी बीवी ने कहा है कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो वो मुझे तलाक दे देगी। मेरा यीचेन सिर्फ हैंडसम ही नहीं, वो तो आर्ट मास्टर है। ये सब देखकर मुझे थोड़ा ओवरवेलमिंग फील होने लगा। अच्छा हुआ कि मैं ऑनलाइन ज़्यादा एक्टिव नहीं था, वरना इतने सारे मैसेजेस पढ़कर मैं पागल हो जाता। यहां तक कि सू वानरो भी काफी देर तक दंग रही। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ही डोंग युन हूं। पहले शुए खियान और अब ये। वो आमतौर पर कितनी भी शांत क्यों ना रहे, इस बात को पूरी तरह हजम करना उसके लिए भी मुश्किल था। जब तक हम काम खत्म करके घर पहुंचे तब तक रात के 12 बज चुके थे। क्योंकि हम दिन भर बिजी थे, हम दोनों ने कुछ नहीं खाया था। भूख लगने पर मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं थोड़े नूडल्स बनाने जा रहा हूं, क्या तुम्हें चाहिए? उसने हाँ में सर हिलाया। थोड़ी देर बाद मैं नूडल्स के 2 बोल्स लेकर आया, जिनमें ऊपर एक एक पोच्ड एग रखा था। उसने एक बाइट ली और धीरे से कहा, ये सच में काफी अच्छे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें खाना बनाना आता होगा। मैंने अपनी ठोड़ी ऊपर की और जवाब दिया, बिल्कुल, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम मेरे बारे में नहीं जानती। थोड़ी देर बाद उसने अचानक पूछा, जियांग यीचेन, आखिर तुम्हारी कितनी आइडेंटिटीज हैं? मैं हंसा और कहा, सू वानरो, सच बताओ, क्या तुम्हारा मुझ पर अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है? तुम आजकल मुझ पर बहुत ध्यान दे रही हो। धीमी रोशनी में मैं उसके एक्सप्रेशन साफ नहीं देख पा रहा था, पर उसकी आवाज थोड़ी नर्म हो गई जब उसने कहा, मैं बस क्यूरियस हूं। पर यह साफ था, ये सिर्फ क्यूरियोसिटी से कहीं ज्यादा था। मेरे बारे में कुछ ऐसा था जो उसे मेरी तरफ खींच रहा था, भले ही वो इसे मानना नहीं चाहती थी। मैंने उसे और ज्यादा नहीं कुरेदा। तभी सीढ़ियों की लाइट अचानक जल गई। सू सिन्यान वहां अपने नाइट वेयर में खड़ी थी, हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, यीचेन, आप दोनों अभी तक क्यों जगे हुए हैं? उसके होठों पर एक शरारत भरी स्माइल थी और उसकी बातों का मतलब साफ था। सू वानरो का चेहरा वापस अपनी पुरानी ठंडक में लौट आया और उसने कहा, मैं सोने जा रही हूं, तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए। फिर वो मुड़ी और चली गई। अब वहां सिर्फ सू सिन्यान और मैं बचे थे। उसने एक हल्की सी स्माइल के साथ मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें मेरी दीदी पसंद है ना? मैंने ना तो हाँ कहा और ना। मैंने बस पूछा, तुम इतनी नोजी क्यों हो रही हो? वो हल्का सा हंसी और बोली, मेरी माँ चाहती है कि आन यंगटन मेरा ब्रदर इन लॉ बने। अगर तुम मेरी दीदी को पसंद करते हो तो ये आसान नहीं होगा। मैंने शांति से उसकी तरफ देखा और कहा,
जो मैं करना चाहता हूं मैं वो जरूर करता हूं। उसकी स्माइल और गहरी हो गई, जो थोड़ी अजीब लग रही थी, और उसने कहा, फिर तो मैं देखूंगी। उसके एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा था जो पहले से अलग लग रहा था, पर मैंने ज्यादा नहीं सोचा। अपने कमरे में वापस आने के बाद मैंने तुरंत गू किंगहान को कॉल किया और पूछा, क्या तुम्हें पता चला कि इस सबके पीछे कौन था? उसने जवाब दिया, मैंने चेक किया, उन सारे नेगेटिव पोस्ट्स के आईपी एड्रेसेस आन फैमिली तक जा रहे हैं। ज्यादा चांसेस हैं कि ये आन यंगटन ही है। गू किंगहान ने अपनी बात जारी रखी, और पिछली बार डेथ वैली की सर्विलेंस के बारे में हमें एक सस्पिशियस इंसान मिला है। उसने अपनी आखिरी कॉल भी आन यंगटन को ही की थी। ये सुनकर मेरा चेहरा सख्त हो गया और मैंने कहा, तो सच में ये वही है? किंगहान, कल ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन रिलीज कर दो। मैं चाहता हूं कि वो इसकी कीमत चुकाए। वो मुस्कुराई और बोली, समझ गई ब्रदर चैन, मैं अभी हैंडल करती हूं। अगले दिन सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, मुझे नीचे से आन यंगटन की आवाज सुनाई दी। मैं धीरे धीरे नीचे गया और देखा कि वो सोफा पर बैठा बेचैनी से सफाई दे रहा था। आंटी सू, मैंने ये सब नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने अपने कंधे उचकाए और मासूमियत से पूछा, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सू की मां ने तेवर चढ़ाते हुए कहा, जियांग ईचिन, क्या तुमने यंगटन को फंसाया है? क्या तुमने जानबूझकर इसे ऑनलाइन एक्सपोज किया है? मैंने एक ठंडी हंसी हंसी और कहा, तो आप सबको यही लगता है कि मैंने इसे फंसाया है? अनीचेंग ने तुरंत कहा, जियांग ईचेन, मैंने सच में ये सब नहीं किया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जब वो जागा तो उसने देखा कि ऑनलाइन सब कुछ एक्सपोज हो चुका है, पर क्योंकि अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं था, वो तुरंत यहां भागा चला आया ताकि सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ सके। मैंने उसकी तरफ देखा और शांति से पूछा, तुम कह रहे हो मैंने तुम्हें फंसाया है, तो मुझे बताओ मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? वो सू वानराव की तरफ मुड़ा और बोला, शायद क्योंकि तुम वानराव को पसंद करते हो और नहीं चाहते कि मैं आसपास रहूं। मैं मजाक उड़ाते हुए हंसा और कहा, अनीचैन, तुम्हें क्यों लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह घिनौना है? उसने अपने दांत पीसे और कहा, तो फिर मेरे साथ ऐसा कौन करेगा? मुझे पता है तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया। सू की मां ने गुस्से में कहा, ईचैन, उन ट्रेंडिंग पोस्ट्स को डिलीट करो और सब कुछ साफ साफ बताओ। वो साफ तौर पर नहीं चाहती थी कि उनके होने वाले दामाद की रेपुटेशन खराब हो। मैंने सीधा उनकी आंखों में देखकर कहा, क्या इस बात की गुंजाइश है कि ऑनलाइन जो कुछ भी है वो सच हो? उनके चेहरे पर तुरंत नफरत दिखी और वो बोली, नामुमकिन, ईचन हमेशा से एक अच्छा बच्चा रहा है। यहां तक कि सू वानराव ने भी धीरे से कहा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी नजरें ठंडी पड़ गईं और मैंने कहा, तो तुम्हें लगता है कि मैं किसी को फंसाने वाला इंसान हूं? सू की मां की बातों का मुझ पर ज्यादा असर नहीं हुआ, पर जब सू वानराव ने वही बात कही तो मेरे सीने में कुछ चुभा। उस मोमेंट पर मुझे साफ एहसास हुआ, मैं अभी भी इस फैमिली में एक आउटसाइडर ही हूं। जब बात ऐसी थी तो अब रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने अपना फोन निकाला और सारे असली सबूत सीधा ऑनलाइन रिलीज कर दिए। जैसे ही सबूत पब्लिक हुए, पूरे इंटरनेट पर धमाका हो गया। अनीचेन ने जो भी किया था वो सब सामने आ गया। हर जगह हेडलाइंस छाई हुई थीं। अनीचेन ने जियांग ईचेन को कई बार फंसाने की कोशिश की। अन ग्रुप के शेयर्स तुरंत गिर गए और उनकी कंपनी क्राइसिस में आ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास सच में पक्के सबूत होंगे। जो कुछ भी उसने बनाया था वो एक पल में बिखर गया। सू की मां ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, ईचेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे। मैंने कोल्डली उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने अफवाहें फैलाई, मुझे फंसाया और मेरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? उसने अपना सर झुका लिया और कहा, आई एम सॉरी, मैं भटक गया था। मेरे दोस्तों ने कहा था कि वानराव को पाने का सिर्फ यही एक तरीका है। मैं बस उससे बहुत प्यार करता था। मैं लगभग हंस पड़ा और कहा, तुम्हारा सो कॉल्ड प्यार उसे ड्रग देना और उसका फायदा उठाने की कोशिश करना था। वो सुन रह गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। सू वानराव का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और उसने पूछा, क्या उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके पीछे तुम थे? उसने अपना मुंह खोला पर कुछ बोल न सका। इस पॉइंट पर किसी भी सफाई का कोई मतलब नहीं था। सू फैमिली ने आखिरकार सच्चाई देख ली और पूरी तरह उसके खिलाफ हो गई। मैंने शांति से उनकी तरफ देखा और कहा, यह आपकी फैमिली का मामला है, मेरे पास दोबारा मत आना। ये कहकर मैं जाने के लिए मुड़ा, पर सू की मां ने अचानक पीछे से मुझे आवाज दी। मैं रुका, पलटा और पूछा, क्या बात है आंट? वो हिचकिचाई और धीरे से बोली। वो एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर कहा, मुझे पता है ईचेंग ने बहुत सी गलत चीजें की हैं, पर वो बस वानरों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। क्या तुम ऑनलाइन से न्यूज़ हटा सकते हो ताकि वो फ्यूचर में लोगों का सामना कर सके? ये सुनकर मैं गुस्से में हंसा और कहा, तो उसकी गलतियां समझने लायक हैं। जब मुझे फंसाया गया था, बिना किसी सबूत के अपना बचाव करने के लिए मुझे लगभग बाहर फेंक दिया गया था, और अब आप मुझसे कह रही हैं कि मैं उसे जाने दूं? वो शर्मिंदा दिखीं और आहें भरी। ईचेंग, मैं तुमसे भीख मांग रही हूं, क्या तुम कर सकते हो? मैंने अनी चेंग पर एक नजर डाली और ठंडक से कहा,
अगर आप मुझे नहीं छोड़ेंगी तो मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। उसने ये खुद पर लाया है। इसी के साथ मैं मुड़ा और पीछे देखे बिना चला गया। सू की माँ ने कुछ और नहीं कहा। उन्हें पता था कि उन्हें पूछने का कोई हक नहीं है। जैसे कि उम्मीद थी, थोड़ी देर बाद इंटरनेट पर अन यीचेंग के बारे में न्यूज़ धीरे धीरे गायब होने लगी। मैं तुरंत समझ गया, सू फैमिली ने उसकी मदद के लिए कदम उठाया था। फिर भी उसकी रेपुटेशन पहले ही बर्बाद हो चुकी थी और अब उसके और सू फैमिली के बीच हमेशा एक दरार रहेगी। मेरे लिए इतना काफी था। अगले एक हफ्ते में वो फिर कभी नहीं दिखा, ना कंपनी में ना सू के घर पर। मैंने सोचा कि उसने आखिरकार अपना सबक सीख लिया है और वो चुपचाप बैठा है। लेकिन एक दोपहर काम के बाद जब मैं अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में गया तो कुछ अजीब लगा। माहौल बहुत ज्यादा शांत था। अगले ही सेकंड दर्जनों आदमी अचानक मेरे पीछे से निकल आए। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने सीधा मुझ पर हमला कर दिया। हालांकि मैं लड़ सकता था, पर मैं इतने सारे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता था। मेरे पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही मैं एग्जिट तक पहुंचने वाला था, किसी ने साइड से मुझे जोर से लात मारी। इससे पहले कि मैं संभल पाता, बाकी लोगों ने घेर लिया और मुझे नीचे दबा दिया। जिसने मुझे लात मारी थी वो आगे बढ़ा। वो अन यीचेंग था। उसने धीरे से अपना सर उठाया। उसकी आंखें काली और ठंडी थी और कहा, जियांग यीचेन, मैं यहाँ 3 दिन से इंतजार कर रहा हूँ। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। दोस्तों, इस पार्ट के लिए बस इतना ही। आखिर ई चैन किसको चुनेगा और अपनी चैन के साथ क्या होता है, जानने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें और 3K लाइक्स 500 कमेंट्स का टारगेट पूरा करें।